उतारते जाते हैं आपको एक नया छिलका नजर आता है, वो उतारिए, उसके बाद एक और छिलका नजर आएगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। यही हमारी जिंदगी है, परत दर परत हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है और उस अज्ञान को उतारते जाइए, हटाते जाइए। बस पूरी जिंदगी का सफर बीत जाए तो भी ये अज्ञान की इतनी परतें हैं, कभी खत्म नहीं होगी। हम कहने को कह सकते हैं प्रोफेसर हैं, डीन हैं, ये हैं, वो हैं, पर हैं तो हम सभी अज्ञान के पुलिंदे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। जिस दिन हम हल्के हो जाएंगे इस अज्ञान के भार से, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे जन्म जन्म के बंधनों से। तो दोस्तों, जिंदगी से बेहतरीन चीज कोई नहीं होती और जिंदगी हमें हर पल एक मौका देती है अपने आप को बनाने का, सुंदर संवारने का। और मैं ये मानता हूं, विचार, आइडियाज, दे आर कंटेजियस, दे स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल। जैसे मलेरिया फैलता है, दूसरी बीमारियां फैलती है, वायरसेस फैलते हैं, उसी तरह ग्रेट आइडियाज भी कंटेजियस होते हैं और उससे भी ज्यादा पावरफुल कंटेजियस होते हैं। कभी किसी महान व्यक्ति के पास में बैठे और देखें 1 घंटे के अंदर अपने आप को कुछ न कुछ हल्का पाएंगे, यानी कहीं कुछ परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन की यात्रा ही जीवन है और इस जीवन में जब हम एकेडमिक्स को चुनते हैं तो मेरे ख्याल से इस यात्रा को करने के लिए बेहतरीन सौभाग्य मिलता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाई टीचिंग? टीचिंग क्यों? आज मैं अपने आप को टीचिंग फील्ड में बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तो ये बात नहीं थी। मैं टीचिंग फील्ड में नहीं आना चाहता था, टीचिंग फील्ड कभी भी मेरे सपनों में नहीं था। I had an inclination to become an entrepreneur. Everyone in my family was an entrepreneur for last 6-7 generations. और हर कोई बिजनेस की ही बात करता था। There was no thought of going into service. सर्विस में जाना वर्जित था। अगर परिवार में कोई बात करे कि मुझे सर्विस करनी है तो वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। So I was also thinking of becoming an entrepreneur. लेकिन एक व्यक्ति थे जो मुझे हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रोक रहे थे और वो थे मेरे पिताजी। वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा, आज के ज़माने में बिजनेस करना, ईमानदारी से बिजनेस करना मुश्किल हो गया है, इसलिए आप टीचिंग एज अ फील्ड चुनो। लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। समय बीतता गया, मैं कन्फ्यूजन्स के दौर से गुजरता गया, बीकॉम किया, एमबीए किया, बहुत मुश्किल फाइनेंशियल कंडीशंस थी, इसलिए बीकानेर से बाहर जा नहीं सकता था। बीकानेर में जो ऑप्शन मिला वो किया। एमबीए करने के बाद फिर लगा फिर कन्फ्यूजन्स में हूँ, क्या करूँ। इधर मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, मेरे साथी दोस्त सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करने चले गए, सब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां पकड़ ली सब ने, और मैं डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पिताजी तो वही बात कह रहे थे, गो इनटू टीचिंग। मैं चाहता था एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी एमबीए फील्ड के रूप में। वहां पर बीकानेर जैसे छोटे शहर में उस वक्त एमबीए के लिए नौकरियां नहीं थी। तो मैंने सोचा दोनों का मिडिल पाथ अडॉप्ट करें। मैंने एमबीए एंट्रेंस कोचिंग शुरू की बीकानेर में, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, क्योंकि मेरी इनकम इस बात पर थी कि मैं कितना अच्छा पढ़ाऊंगा। जून 1989 में मैंने कोचिंग से शुरुआत की अपने करियर की, और इस तरह मेरी शुरुआत हुई। कोचिंग भी, टीचिंग भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, सारी चीज़ें शुरुआत। इधर मैंने शुरुआत की, इधर ही मेरे जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर रवि टक्कू मुझे एक बार मिले और मुझे बोला, तुम आ जाओ मेरे साथ, कोचिंग छोड़ो, इंस्टीट्यूशन में एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाओ और हमें तुम्हारे जैसे बच्चे चाहिए। और मैंने पता नहीं क्यों, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। कोचिंग छोड़ दी और मैं उनके साथ में टीचिंग फील्ड में उतर गया। इधर मैं टीचिंग फील्ड में उतरा और इधर मेरे सामने नई चुनौतियां आ गई। प्रोफेसर रवि टक्कू साहब बेहतरीन इंसान है, गजब के इंसान है। मैंने जिंदगी में उनसे ज्यादा बेहतरीन प्रशासक नहीं देखा है। वो लोगों को इतना मोटिवेटेड कर देते हैं कि जो जमीन पे होते हैं वो आसमान में उड़ने लग जाते हैं। प्रोफेसर एमएल मिश्रा साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, वो भी बेहतरीन इंसान हैं, ग्रेटेस्ट एकेडमिशियंस आई हैव सीन। एक ऐसा इंसान जो कहता था वो करता था और जो करता था वही पढ़ाता था।
उनके लेक्चर्स के लिए हम लोग तरसा करते थे। वो एक साथ हमें 3-3 घंटे पढ़ाया करते थे और हमें लगता था कि बस 1 मिनट हुआ है। लेकिन मुझे एक गिल्ट फीलिंग होने लगी। गिल्ट फीलिंग ये थोड़ा आगे, मुझे लगा कि आई एम टीचिंग मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैनेजमेंट खुद तो प्रैक्टिस नहीं करता। डू आई हैव द राइट टू टीच मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट? शुड आई टीच मैनेजमेंट? आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड आई एम माई सेल्फ नॉट अ मैनेजर। I am guiding students into research projects while I have never done major research except my summer training. And this guilt feeling was surrounding my thoughts. Never do something in which you have a guilt feeling in your mind. I realized that I have to do something to overcome this. And I thought of 2 options. One option was going into corporate world. Second option was going into IIM Ahmedabad for advanced training. Meanwhile, my father's health had also recovered little bit. I took his permission and he said, okay, now you can leave Bikaner. I took his permission. I got 2 offers simultaneously. One was a very good prestigious position in Birla Group, excellent package. And second was IIM Ahmedabad, and the confusion was there. Choice, which choice should I opt for? In terms of money, the package in Birla Group was tremendous. In terms of management as a teaching field, IIM Ahmedabad was lucrative. I decided to join IIM Ahmedabad. The people from Birla Group kept on pressing me, come join, come join. I said no, and I joined IIM Ahmedabad. I came across large number of academicians in IIM Ahmedabad, including world-renowned professors, Professor I.M. Pandey, Professor T.V. Rao, interacted with them. It was a great opportunity, great learning. But one person who influenced me tremendously was Professor Anil Gupta. His academic commitment was amazing. I had seen him working for 24 hours a day. And the way he used to look into the issues, teach, do his research, tremendous commitment, tremendous commitment. जिसने भी उनके साथ में काम किया वो उनके आगे सजदे हो गया। कमाल के बंदे, कमाल के बंदे। तो मुझे लगा कि मुझे एक माइलस्टोन मिल गया है, जिंदगी का एक माइलस्टोन मिल गया है। मैं किस दिशा में जाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, मुझे अपनी जिंदगी का एक माइलस्टोन मिल गया है। मैं काफ़ी समय से कंफ्यूजन्स में था, क्या करूं, कैसे अपने आगे पीएचडी का काम बढ़ाऊं। तो प्रोफेसर अनिल गुप्ता के साथ में मैं डिस्कस करने लगा, क्या करूं मैं, किस तरह के टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूं, पीएचडी का रिसर्च क्या चुनूं, कहां से शुरुआत करूं, वगैरह वगैरह। उन दिनों मैनेजमेंट फील्ड में मोस्टली 3 फील्ड थे, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। लेकिन इन तीनों फील्ड से अलग मैं कुछ अलग करना चाहता था। रिसर्चेस 2 तरह की होती थी, या तो फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड या सर्वे बेस्ड, लेकिन ये दोनों तरह की रिसर्च मैं नहीं करना चाहता था। और नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू। अनिल गुप्ता साहब से मुझे गाइडेंस मिली और मैंने नया फील्ड चुना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा फील्ड जिसको उस वक्त तक किसी ने भी नहीं चुना था, ऐसा फील्ड जिसके अंदर जाना अपने आप में नया चुनौती था, नया अनुभव था। एंड मेथड भी एकदम नया। मैंने मैनेजमेंट रिसर्च की मेथड्स की जगह अपने रिसर्च मेथड को चुनने के लिए सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की बुक्स को स्टडी किया और उसके बाद में एक नया मेथड डेवलप किया जिसके अंदर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशंस, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस की जो मेथड थे उनको कंबाइन किया और इस तरह से एक नया मेथड डेवलप किया। फॉर्चुनेटली मेरे बाद में वो रिसर्च मेथड बहुत पॉपुलर हो गया और आज उसका नाम है ग्राउंडेड थ्योरी मॉडलिंग। तो जब मैंने ये रिसर्च का मेथड नया शुरू किया, मुझे अनिल गुप्ता साहब का मार्गदर्शन मिला और एक नया मेथड शुरू करने में मुझे मदद मिली और बड़ा आनंद आया। इस रिसर्च मेथड के तहत मैं कई लोगों के साथ में मुझे रहने का मौका मिला, जगदीश भाई पटेल, ईश्वर भाई पटेल, मगराज जैन, विपिन भाई शाह आदि आदि। आज की तारीख में ये सभी लोग पद्मश्री हैं। इन सबको पद्मश्री या
प्रोफेसर जगदीश भाई पटेल को पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ऐसे करीब 15-20 लोगों के साथ में मैंने समय बिताया और मुझे लगता है कि मैं जिंदा भगवानों को देख रहा हूँ, चलते हुए भगवानों को देख रहा हूँ। उनके काम कमाल के काम थे। उनके साथ रहना अपने आप में एक सुखद सपना था जो मुझे वापस ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब इनमें से कुछ लोग तो दुनिया में भी नहीं हैं। न जगदीश भाई पटेल हैं, न ईश्वर भाई पटेल हैं, तो वापस वो मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो यादें हमेशा के लिए मेरे मस्तिष्क पटल पर छा गई। और इसी बीच अपनी रिसर्च के सिलसिले में ही मैंने एक बैंक में फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम लिया, फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में काम किया। और इस बीच मेरे फादर की तबीयत वापस ख़राब हो गई, काफ़ी वो कैंसर के से पीड़ित थे। तो जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर मेरे को वापस बीकानेर आना पड़ा और मैं वापस बीकानेर ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब मुझे टीचिंग एज ए प्रोफेशन में मज़ा आ रहा था। आई वॉज एंजॉइंग माई फील्ड ऑफ टीचिंग and I used to love teaching like anything now, because now I realized I am doing justice to my profession, and when you feel that you are doing justice to your profession, you enjoy it.